हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट 24/7, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। दैट मींस अगर आप इसमें वीडियोस देखते हैं कंटिन्यूसली तो 3 या 4 या 2 वीडियोस के बाद क्या है, आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगा जाएगा। टोटल एंड टोटल फ्री एजुकेशन है, टोटली एक्सेसिबल है, सिर्फ आप ही के लिए। आज इस वीडियो में हम चालू करने जा रहे हैं पार्लियामेंट के बारे में। सबसे पहले तो हम आज इंट्रोडक्शन देखेंगे पार्लियामेंट का, कि कौन कौन से हाउसेस होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे कैसे उनका क्या बोलते हैं इलेक्शंस होते हैं और किस टाइप से पूरा जो है ये सिस्टम चलता है। आने वाले वीडियोस में हम बात करने जा रहे हैं इसके बारे में, डिटेल के बारे में कि भाई कौन कौन से प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, कौन कौन से ऑफिशियल्स होते हैं और एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए तो विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले जब मैं बात करता हूं हमारे पार्लियामेंट के बारे में, तो हमारा पार्लियामेंट इज अ फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, हमारा लेजिस्लेटिव ऑर्गन के काम में आता है और ये क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक पूरा का पूरा एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अंश है, या आप कह सकते हो ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है ये? लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, मतलब ये क्या बनाएगा, कानून बनाएगा, ये लॉ बनाएगा। ठीक है, क्या करेगा, ये लॉ बनाएगा। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि भाई साहब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 3 बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। सबसे पहले आता है आपका लेजिस्लेटिव, जो कि आपका पार्लियामेंट आ जाता है। दूसरा आ जाता है आपका एग्जीक्यूटिव, जो अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि क्या करेगा, लॉस को इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, जो हमने यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करी थी, राइट, वही एग्जीक्यूटिव है। और तीसरा फाइनली बात आती है किसकी, हमारी जुडिशरी की। जुडिशरी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट हो जाता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक पार्ट जो कि एग्जीक्यूटिव है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चालू करने वाले हैं उसका लेजिस्लेटिव पार्ट, मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर जो आपका पूरा का पूरा ऑर्गन है जो पार्लियामेंट रोल प्ले करेगा, वो आज चालू करने वाला है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो वेस्टमिंस्टर में है। कहां है? वेस्टमिंस्टर में है। ठीक है, तो पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन। ठीक है, क्या है ये? एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, विधायिका है। ठीक है, इसका काम क्या रहेगा? बेसिकली बिल बनाना या लॉ बनाना इसका काम रहेगा। ऑक्यूपाइंग प्री एमिनेंट एंड सेंट्रल पोजिशन इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो नोन एज द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, चलिए पार्लियामेंट देखते हैं सबसे पहले है क्या और क्या कंप्राइज करता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में, तो उसके 3 कंपोनेंट है। क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट आ जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा। दूसरा कंपोनेंट आ जाता है उसका हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा। और फिर फाइनली तीसरा कंपोनेंट आ जाता है क्या, हमारे प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट हैं जो कि हमारा पूरा पार्लियामेंट बनाते हैं। सिर्फ आपसे अगर कोई बोलता है कि नहीं सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा मिला के ही पार्लियामेंट बनती है, तो बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट की जब बात आती है तो उसमें हम प्रेसिडेंट साहब को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि अगर ये बिल पे साइन नहीं करेंगे तब तक वो बिल लॉ नहीं बनेगा। इसलिए हम प्रेसिडेंट साहब को भी क्या मानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं किसका, हमारी पार्लियामेंट का। ठीक है, चलिए राज्यसभा की जब हम बात करते हैं, राज्यसभा देख लेते हैं। सबसे पहले 1952 में ये बनती है। ठीक है, हाउस ऑफ एल्डर्स या इसको अपर हाउस भी बोला जाता है। हाउस ऑफ एल्डर्स बेसिकली और अपर हाउस भी इसको क्या है, अलग अलग नाम है। काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ एल्डर और अपर हाउस के अलग अलग नाम आ जाते हैं। लोकसभा की बात करते हैं तो उसको लोअर हाउस बोला जाता है एक्सक्यूज मी, और हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन याद रखिएगा, ब्रिटेन में जो एक पर्टिकुलर एक जो लोअर हाउस है उसको भी हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है। ठीक है, चलिए फाइनली प्रेसिडेंट साहब की बात करते हैं। इवन दो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट अगेन एन इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलिए राज्यसभा या बेसिकली काउंसिल ऑफ स्टेट क्या करता है, तो ये स्टेट्स को और यूटीज को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड यूटीज। मतलब फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे स्टेट के इंटरेस्ट की बातें, यूनियन टेरिटरी के इंटरेस्ट की बातें कौन करेगा, तो हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा करेगा। ठीक है, मतलब स्टेट एज एन कलेक्टिव पॉलिटिकल यूनिट के बारे में, मतलब इंडिविजुअल यूनिट मतलब स्टेट के लोगों के बारे में नहीं, स्टेट के बारे में बात करेगा। ठीक है, वही जब हम हाउस ऑफ पीपल की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, तो इट रिप्रेजेंट्स पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। ये क्या बात कर रहे हैं, ये बेसिकली बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे एक पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर बिल लेकर आना है, मान लीजिए कि भाई हम बात करते हैं ट्रिपल तलाक बिल के बारे में बात करते हैं, जो कि हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए एक ऐसा बिल लेना है। ठीक है, अब हम क्या हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, हर एक डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में पार्ट लेंगे। अब आप खुद बताइए, अगर एक पर्टिकुलर बिल 125 करोड़ लोग, जो कि 2011 के सेंसस के हिसाब से है, अगर एक पर्टिकुलर बिल में 125 करोड़ लोगों तक लेके जाऊंगा, उनसे उनकी सलाह मांगूंगा, फिर मैं अमेंडमेंट करूंगा, फिर उनको दिखाऊंगा, राइट, तो इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव चूज करके एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे बिठाते हैं। ठीक है,
हम क्या करते हैं, हमारे पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से या कॉन्स्टिट्यूएंसी से बेसिकली हम एक इंसान को चुनते हैं और उस इंसान को हम पावर देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हो और जो भी आप डिसीजन लोगे वो हमको मंजूर होगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ऐसे ही बेसिकली हमारी इंडिया की जो पूरी पॉपुलेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, तो लोकसभा करता है या हाउस ऑफ पीपल करता है। ठीक है, चलिए फाइनली हम प्रेसिडेंट साहब की बात करते हैं। तो विदाउट हिज असेंट अ बिल कैन नॉट बिकम एन एक्ट और लॉ। ठीक है, बिना इनके साइन के, बिना इनकी सहमति के, बिना इनकी अनुमति के एक बिल लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये था छोटा बहुत सा इंट्रोडक्शन आपका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पार्लियामेंट की, कि भाई पार्लियामेंट क्या क्या कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनको डिटेल में। सब ये कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। राज्यसभा की सबसे पहले उठाएंगे। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की वो है 250। कितनी है, 250 है, जिसमें से 238 रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स। ठीक है, इस 250 में से 238 क्या करेंगे, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और 12 मेंबर नॉमिनेटेड रहेंगे। ठीक है, 12 मेंबर नॉमिनेटेड रहेंगे। ठीक है, 238 में स्टेट्स प्लस यूटी भी आ जाएगा। ठीक है, और 12 मेंबर नॉमिनेटेड रहेंगे। वही हम एक्सक्यूज मी लोकसभा की बात करते हैं अगर, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी, 552। ठीक है, ये क्या होगी, 552 होगी, जिसमें से 530 लोग जो हैं वो कहां से आएंगे, स्टेट से आएंगे, 20 लोग यूनियन टेरिटरी से आएंगे और 2 लोग नॉमिनेट रहेंगे। यहां देखो मैंने स्टार बना रखा है, एक एस्टेरिस्क बना रखा है। बेसिकली ये रिसेंटली अभी इस पर्टिकुलर नॉर्म को हटा दिया गया है। ठीक है, रिमूव्ड बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019। ये जो 2 लोगों का नॉमिनेशन का फंडा था ना, इसको 2019 के 104th अमेंडमेंट से हटा दिया गया है और 2020 में इसको अप्लाई कर दिया गया था। तो अब एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी बची है, तो 550। ठीक है, 552 ना होके 550। बट यस, आपको ये पता होना चाहिए कि पहले हमारी 552 थी, जिसमें से 2 लोग क्या थे, नॉमिनेटेड थे। ठीक है, चलो अब देखो करंट स्टेटस की बात करता हूं। तो करंट 245 मेंबर्स बैठ रहे हैं राज्यसभा में। ठीक है, करंटली अभी कितने मेंबर्स हैं, 245 मेंबर्स बैठ रहे हैं, जिसमें से 229 स्टेट्स में से है, 4 यूटीज में से है और 12 लोग नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट हैं। 12 लोग क्या है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। वही मैं बात करता हूं 545 मेंबर्स के बारे में बात करता हूं, कहां पे, लोकसभा में है करंटली। ठीक है, अगेन 545 नहीं है, 543 है। देखते हैं 530 तो कहां से आ गए, स्टेट से आ गए। 13 लोग कहां से आ गए, यूनियन टेरिटरी से आ गए। अब ये जो 2 लोग थे, ये प्रोविजन क्योंकि 2019 में हटा दिया गया था, तो इसलिए अभी हम बोल सकते हैं कि करंट स्टेट कितनी है, 543। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो एंग्लो इंडियंस हैं, ठीक है, ये 2 लोग कौन हुआ करते थे, आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे। ठीक है, इनका नॉमिनेशन बेसिकली हमने कहां से हटाया है, लोकसभा से हटाया है। हालांकि 12 मेंबर आज भी हम कहां नॉमिनेट करते हैं, राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन अमंग स्टेट एमएलए। सबसे पहले समझो होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने आपस में चूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, चूज करेंगे। ठीक है, और उन चूज करे हुए लोगों को वो कहां भेजेंगे, वो राज्यसभा। ठीक है, अब देखो इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे बोल रहे हैं। ये जो पर्सन है, ये जो मेंबर्स हैं, इनको हमने कैसे चूज करा है, डायरेक्ट चूज करने के बाद हम क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब हम हमारी पावर क्या दे रहे हैं, आपको डेलीगेट कर रहे हैं। दैट मीन्स हम हमारी डिसीजन मेकिंग पावर किसको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, और आपको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया है। अब जो भी आप डिसीजन लोगे वो हमको मंजूर होगा, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लोग चूज जो करे गए हैं, वो इन लोगों में से जो लोग चूज करे गए हैं, वो बेसिकली इनडायरेक्टली हम लोग ही चूज कर रहे हैं।
है कि नहीं भाई? ऑल्दो थ्रू रिप्रेजेंटेशन, बट यस वी आर समहाउ चूजिंग दीज पीपल हु आर गोइंग टू सिट इन राज्यसभा, है ना, है कि नहीं? तो इस चीज को बोला जाता है क्या? इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है किसका? हमारे मेंबर्स का। ठीक है, कहां से होता है? स्टेट एमएलएस पे। ठीक है, मतलब स्टेट की जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। कैसा होगा? अगेन अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल मींस ऑफ ट्रांसफरेबल वोट। दैट मीन्स जैसा प्रेसिडेंट का साहब का होता है वैसे ही इनका भी होगा। ठीक है, जैसा इलेक्शन प्रेसिडेंट साहब का होगा उसी मैनर में इनका भी होगा। ठीक है, चलिए यूटी की मैं बात करता हूं तो क्योंकि सिर्फ दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में ही क्या है? हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली है। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें हमारे असेंबली नहीं है, सिर्फ इन्हीं 3 यूटीज में असेंबली है। तो यहाँ के भी क्या होगा? एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा और यहाँ से लोगों को रिप्रेजेंट करने कहाँ भेजा जाएगा? तो हमारे राज्यसभा में। ठीक है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 पीपल। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। अब ये 12 लोग कौन होते हैं? जिनके पास स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस, इन सब चीज़ों में जो होता है ना, जो कि आपकी चीज़ें कि भाई जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर थे, सचिन तेंदुलकर के पास एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ करता था। ठीक है, उन्होंने कंट्री की तरफ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करा था, राइट, इसलिए उनको राज्यसभा मेंबर नॉमिनेट करा गया था, है ना। तो ऐसे ही अगर कुछ लोग होते हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशंस होते हैं जो कि बहुत ही रिकग्नाइज्ड होते हैं, तो उन लोगों को प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट कर सकते हैं और कहां बिठा सकते हैं? राज्यसभा में बिठा सकते हैं। लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन कौन करेगा? लोग करेंगे, पीपल करेंगे। किस पे बेस्ड होता है? तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में अगेन मैं बात करता हूं, सबसे पहले बात करेंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। क्या कि भाई सबसे पहले तो एवरीबडी हैज अ राइट टू वोट। ठीक है, मतलब सबके पास क्या होना चाहिए? समान अधिकार होना चाहिए वोट डालने का। दूसरी चीज, एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, मतलब हर एक वोट की जो वैल्यू है वो सेम रहनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल फिजी का एग्जांपल लेते हैं। फिजी में क्या होता है कि वहां का जो इंडियन फिजी है, वहां पे जो पॉपुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है उसमें इंडियन फिजी ज्यादा है और जो ओरिजिनल फिजियंस हैं वो कम है। ठीक है, तो अब जब वोटिंग की बारी आती है तो जो ओरिजिनल फिजियंस जो वहां के पॉपुलेशन है उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा है कंपैरेटिव टू इंडियन फिजीज। ठीक है, ये चीज क्या है? ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में नहीं आती है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबके पास समान अधिकार होना चाहिए और सबकी समान वैल्यू होनी चाहिए। मतलब जो भी वोट, जैसे मान लो मैंने अगर कास्ट कराया और आपने कास्ट कराया वोट, तो हम दोनों के वोट की वैल्यू कितनी होगी? सेम होगी, ना मेरी ज्यादा होगी ना उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं क्या? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। चलिए, यूनियन टेरिटरीज में भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है एक्ट 1965 के एक्ट के थ्रू। ठीक है, मेंबर्स आर चूजन डायरेक्टली। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 2 मेंबर्स, अगेन मैंने यहाँ पे स्टार बनाया है जो कि अब रिमूव हो चुका है। ठीक है, नॉमिनेटिंग अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस टिल 1960, एक्सटेंडेड टू 2020 बाय 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2009 और अभी रिसेंटली एक 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में इस नॉमिनेशन को हटा दिया गया है। और ये लागू कब से है? तो ये इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2020। ठीक है, ये इंप्लीमेंट कब करा गया? 2020 में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिकली इसके बारे में, ड्यूरेशन ऑफ द हाउस के बारे में, राज्यसभा के बारे में देखते हैं कि भाई कितना लंबा रहता है, क्या सिनारियो है इसका। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952। ठीक है, सबसे पहले 1952 में इसको बनाया जाता है और ये एक कंटिन्यूअस चेंबर है। ठीक है, मतलब ये क्या है? परमानेंट बॉडी है, इसको डिसॉल्व नहीं करा जा सकता। मतलब इसमें सारे मेंबर्स एक साथ रिटायर नहीं होंगे और सारे मेंबर्स बेसिकली एक साथ छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये हमारे यहाँ पे परमानेंट बना हुआ रहता है, इसमें कभी भी इसको डिसॉल्व नहीं करा जाता या खत्म नहीं करा जाता। ठीक है, 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल में रिटायर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? हर 2 साल में रिटायर होते हैं। ठीक है, टेन्योर अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 इज 6 ईयर्स। ठीक है, इनका टेन्योर कितना होता है? 6 साल का होता है और 1/3 मेंबर्स जो हैं वो हर दूसरे साल क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। ठीक है, क्या 1/3 मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। टोटल टेन्योर कितना आ जाएगा? 6 साल का। ठीक है, रिटायरिंग मेंबर आर एलिजिबल फॉर नॉमिनेशन एंड री इलेक्शन।
जितनी भी बार चाहे तो नॉमिनेट हो सकते हैं अपने एमएलए के थ्रू और रीइलेक्ट होकर आ सकते हैं, कोई ऐसा बार नहीं है। चलिए लोकसभा की बात करते हैं, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। मतलब इसमें एक साथ सारे मेंबर्स क्या होंगे, उनकी वैलिडिटी जो रहेगी उनकी मेंबरशिप की वो खत्म हो जाएगी, और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे क्या होगा, वो पूरी की पूरी असेंबली खत्म हो जाएगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, वो बंद हो जाएगी, भंग हो जाएगी। टेन्योर की बात करते हैं तो 5 साल का टेन्योर है, इसमें कितना है, 5 साल का टेन्योर है, मतलब हर 5 साल के बाद लोकसभा क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, आफ्टर विच इट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व it at any period of time on the recommendation or on the advice of प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट साहब को ये बोल देते कि भाई साहब आप लोकसभा भंग कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, लोकसभा को एट पर्टिकुलर पॉइंट ही डिसॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को चूज हुआ, उसने अपनी मेजोरिटी शो करी, वहां से गवर्नमेंट फॉर्म करी, एकदम से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, भाई मेजोरिटी नहीं रह पाती है, जो भी XYZ सिनेरियो आता है, और प्राइम मिनिस्टर साहब बोल देते हैं प्रेसिडेंट साहब को कि भाई साहब अब आप डिसॉल्व कर दो, ठीक है, दैट मीन्स सबकी जो भी वैधता थी, जबकि जो सबकी जो मेंबरशिप थी, अब वो आप खत्म कर दो। तो उनके कहने पे, उनके एडवाइस पे क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब, 2 साल बाद ही लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल है। ये राजीव गांधी जी ने करा था जब उनकी मदर की डेथ हुई थी और उनको बाद में बनाया गया था, तो दोबारा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने क्या करा था, रिजाइन करा था और बोला था प्रेसिडेंट साहब को कि अब आप भंग कर दो, हम दोबारा से चुनाव लड़ेंगे। टर्म एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बाय लॉ, मतलब अगर टर्म एक्सटेंड करना है तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ही होगा, और उसके लिए भी कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, मतलब एक बार में 1 साल तक ही आप क्या कर सकते हो, टेन्योर बढ़ा सकते हो। इंदिरा गांधी जी ने यह कर दिया था, एक बार लोकसभा का टेन्योर बढ़ा के 5 ईयर का 6 कर दिया था ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। चलिए सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए क्या क्या सिस्टम है। सबसे पहले देखना पड़ता है, उसको समझने के लिए इलेक्शन को हमको देखना पड़ेगा क्या, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये बेसिकली ये किस चिड़िया का नाम है, कौन सी ऐसी चीज आ गई कि भाई साहब इतना लंबा नाम आ गया, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, समझो। ये पूरा का पूरा भारत है, इसमें कौन रह रहा है, पूरे 125 करोड़ लोग, ठीक है। अब 125 करोड़ लोग कितने मेंबर को चूज करेंगे, 543, जो कि आज की मतलब करंट स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो 125 करोड़ और 543, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसबैलेंस है, मतलब ऐसा भी नहीं कि एटलीस्ट 1 करोड़ लोग तो बिठा देते, राइट। आप क्या कर सकते थे, 1 करोड़ लोग बिठा देते यार कि हाँ यार मत, चलो ठीक है, 125 करोड़ में से कम 1 करोड़ तो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, बट अगेन नॉट पॉसिबल, 1 करोड़ भी अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। तो क्या करा गया है, पूरे भारत को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, एक्सक्यूज मी, मान लीजिए ये मध्य प्रदेश है, मानना क्या, मैप बना ही देता हूं ना मैं आपको, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश को क्या करा गया, छोटी छोटी ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया।
ठीक है। सिमिलरली मतलब आप ऐसा पूरा सिनेरियो यहाँ पे भी इमेजिन कर सकते हो। ऐसे छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। अब इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होगा, एक एक इंसान सिलेक्ट होकर आएगा। ठीक है, हर एक पर्सन बेसिकली इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिलेक्ट होकर आएगा और कहां जाएगा, लोकसभा। ठीक है, कहां जाएगा, लोकसभा में जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर एक पर्टिकुलर, ऐसे पूरे इंडिया को डिवाइड करा गया है और सिमिलरली हर एक पर्टिकुलर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा खड़ा होता है। बेसिकली खड़े तो बहुत ज्यादा होते हैं बट रिप्रेजेंटेटिव वहां से एक होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक और फीचर आ जाता है डेमोक्रेसी का, क्या, मल्टी पार्टी इलेक्शन। मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज हैं, बहुत सारी पार्टीज अपनी क्या करती है, कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं और फाइनली हम उन कैंडिडेट्स में किसी एक पर्सन को चूज करते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बना के उसको लोकसभा भेजते हैं। ठीक है, ये है पूरा का पूरा आपका टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का फंडा। तो ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूशन मेड द फॉलोइंग टू प्रोविजंस। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसने दो प्रोविजंस बनाए हैं, उसके बाद पर्टिकुलर एक्ट्स लेकर आए हैं इसके लिए। चलो, ईच स्टेट इज अलॉटेड नंबर ऑफ सीट्स इन अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ सीट्स, मतलब रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ सीट्स एंड इट्स पॉपुलेशन इज सेम फॉर ऑल द स्टेट्स। मतलब हर एक पर्टिकुलर स्टेट में क्या होना चाहिए, जो भी रेशियो निकल के आ रहा है वो सेम होना चाहिए। मान लीजिए सीट टू पॉपुलेशन रेशियो कितना आ रहा है, 1:10 लाख। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1:10 लाख, दैट मीन्स 10 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइडेड है ना, इसका मतलब ये होगा कि हर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग हैं, 10 लाख लोग हैं। समझ में आया? आई होप इट इज अंडरस्टूड। ठीक है, तो हर एक लोग में कितने होने चाहिए, 10 लाख होने चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है। ठीक है, चलो, नॉट एप्लीकेबल टू स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 6 मिलियन। अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है तो उस पर यह बात अप्लाई नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोवा हो गया। ठीक है, चलिए, each state divided into constituency in such a manner that the ratio between population of each constituency and the number of seat is also same throughout the state। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 लाख लोगों पे एक बंदा बैठा रहे हो तो अदर स्टेट्स में भी आप क्या करोगे, 10 लाख पे एक बिठाओगे। ठीक है, तो ये दो चीजें क्या है, ध्यान में रखनी है। दिस इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स एंड बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, क्या होगी, बेसिकली आपको लोगों का नंबर भी आप फिक्स रखोगे और उसका रेशियो भी आप फिक्स रखोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मध्य प्रदेश में तो 10 लाख लोगों पे एक बिठा रहे हो रेशियो बनाने के लिए और आप उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 लाख लोगों पे एक बिठा रहे हो। ठीक है, रेशियो भले ही सेम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो भी सेम होना चाहिए। एक पर्टिकुलर कितने लोगों पे कौन कितने आदमी बैठ रहे हैं और बेसिकली वो अदर स्टेट में भी सेम हो, साथ साथ जो इनका सीट और टू पॉपुलेशन रेशियो है वो भी कैसा हो, सेम हो। ठीक है, चलिए, रीएडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस। रीएडजस्टमेंट कैसा होता है और किन किन एक्शंस में होता है, तो अलोकेशन ऑफ सीट इन लोकसभा, ठीक है, साथ साथ डिवीजन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये बेसिकली क्या होता है, बनाए जाते हैं, एक्ट्स लेकर आया जाता है और इनमें क्या करते हैं ये लोग, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट ऑथराइज्ड विद रीएडजस्टमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट क्या है, ऑथराइज्ड विद रीएडजस्टमेंट। तो इसी रीएडजस्टमेंट के लिए क्या आता है, डिलिमिटेशन एक्ट। डिलिमिटेशन एक्ट के थ्रू हमारे यहाँ पे एक कमीशन बना हुआ है जिसको बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। चलिए, तो ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है, बेसिकली यही कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करता है। ठीक है, कि कौन से पर्टिकुलर स्टेट में, कौन से यूटी में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी और उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, चलिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 ये क्या कहता है इसी पर्टिकुलर डिलिमिटेशन के बारे में, कि इट फ्रोज द सीट्स इन लोकसभा टिल 2000 एट द सेंसस ऑफ 1971। इसका मतलब ये है कि जो भी 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो भी क्या बोलते हैं पॉपुलेशन रहेगा, एक्सक्यूज मी, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिलिमिटेशन होगा। और कब तक ये रहेगा, टिल 2000, मतलब साल 2000 तक बेसिकली जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिवीजन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, तो जो 1971 का सेंसस पॉपुलेशन का जो डेटा था उसके हिसाब से होगा। फिर आता है 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001।
84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने क्या करा, इसी चीज को आगे 25 साल तक कर दिया। बट अब जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो किस बेसिस पे रहेगी, तो 1991 सेंसस के बेसिस पे। किस बेसिस पे रहेगी, 1991 के बेसिस पे, ठीक है। फिर आता है 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, ठीक है। देखना यहां पे इन्होंने कोई टाइम 25 ईयर्स तक उसने क्या कर दिया है, ये जो फ्रोज है ना सीट्स, इसको एक्सटेंड करा है, ठीक है। और किस बेसिस पे कर दिया, पहले 1971 की पॉपुलेशन का डेटा था, अब 91 की पॉपुलेशन का डेटा होगा। 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 क्या बोलता है कि 2011 का सेंसस लिया जाएगा। किसका लिया जाएगा, 2001 का सेंसस लिया जाएगा। इवन अभी भी करंटली हमने 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही डिलिमिटेशन करा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन के बारे में आता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। जितना भी रिजर्वेशन जो हमारे दो कैटेगरी में मिलता है, एक होते हैं शेड्यूल कास्ट और एक है हमारे यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब। इन दोनों टर्म्स की डेफिनेशन प्रॉपर्ली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करी गई है, ठीक है। और यही बेसिकली इन लोगों को क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो कि हमारे यहाँ पे मेन स्ट्रीम से पीछे बिछड़ गए थे, क्योंकि वेरियस काइंड ऑफ एट्रोसिटीज और जो सामाजिक इनजस्टिस इनके साथ हुआ था, इनकी वजह से ये लोग क्या हुए थे, हमारे समाज के डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम से बिछड़ गए थे। तो इनको वापस मेन स्ट्रीम में लेकर आने के लिए, इनको वापस डेवलप करने के लिए इनको क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। किस बेसिस पे दिया गया है, तो जितना भी इनका परसेंटेज होगा पॉपुलेशन में, उस परसेंटेज के बेसिस पे ही इनको क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 100 में से 20% शेड्यूल कास्ट हैं और 15% शेड्यूल ट्राइब हैं, तो सेंटर में भी 20% सीट किसके लिए रिजर्व होगी, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 15% किसके लिए होगी, शेड्यूल ट्राइब के लिए। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। 2 सीट्स रिजर्व बट नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। हमने हालांकि क्या करा है, सीट्स का रिजर्वेशन करा है, बट हमने सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेकर रखा। जो सेपरेट इलेक्टोरेट बेसिकली हमने 1909 और 1919 के एक्ट में देखा था, वो सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे नहीं है। मतलब उस पर्टिकुलर रिजर्व सीट के कैंडिडेट के लिए मैं भी वोट कर सकता हूं एज अ जनरल, और एक SC ST का व्यक्ति भी वोट कर सकता है, ठीक है। तो SC और SC मेंबर कैन नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम जनरल सीट। मतलब अगर कोई SC या ST मेंबर है और वो जनरल की सीट पे बैठता है या जनरल की सीट के थ्रू इलेक्शन लड़ता है, तो उसको उस बेसिस पे नहीं हटाया जाएगा कि भाई साहब आपके लिए ऑलरेडी रिजर्वेशन है, आप जनरल की सीट पे खड़े नहीं हो सकते। इस बेसिस पे उसको डिबार नहीं करा जाएगा, ठीक है। मतलब एक SC ST पर्सन जो है वो ऑफकोर्स अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिजर्व सीट है वहां से तो खड़ा हो ही सकता है, साथ साथ वो किसी भी एक पर्टिकुलर जनरल की सीट पे भी खड़ा हो सकता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये हमारे यहाँ अपॉइंट करा गया है, ये हमारे यहाँ पद्धति है बेसिकली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। दैट मीन्स जिसके भी सबसे ज्यादा वोट रहेंगे, मान लीजिए एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर 15 में से मैक्सिमम वोट जिसके भी होंगे वो क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। समझ में आया, मतलब वो वोट के लिए बेसिकली अपना रिप्रेजेंट कहां करेगा, आपका लोकसभा में करेगा। तो यही है बेसिकली क्या, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। चलो अडॉप्टेड फॉर लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। ईच मेंबर रिप्रेजेंट स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन नोन एज अ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो हमारी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कैंडिडेट सिक्योरिंग मेजॉरिटी वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, ठीक है। इसका डीमेरिट क्या है, डजंट सिक्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगेन ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रही आपकी, ठीक है, इसमें मान लीजिए 54% लोग और बचे हुए कितने आ गए आपके 36 हो गए ना, 90 नहीं 46, ठीक है। ये क्या है, वोटर्स है। ये 54% एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये 46 डिफरेंट कम्युनिटी से, कम्युनिटी ए कम्युनिटी बी, ठीक है। मान लीजिए X Y और Z, ठीक है, ये लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, चलो X और Y समझ लो,
ठीक है, Y बिलोंग कर रहा है A कम्युनिटी से और X बिलोंग कर रहा है B कम्युनिटी से, तो जाहिर सी बात है कि भाई साहब इसमें माइनॉरिटी का प्रॉपर ड्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन अगर पूरे के पूरे 54% लोगों ने वोट कर दिया अपने पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए, मान लीजिए Y के लिए वोट कर दिया, तो इलेक्ट कौन होगा? Y होगा। ठीक है, तो इसका डीमेरिट क्या आ जाता है कि डजंट सिक्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटी। चलिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या के थ्रू होता है हमारे यहाँ? तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के लिए होता है। ठीक है, अडॉप्टेड इन इंडिया फॉर इलेक्शन, ठीक है, फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन लोगों के लिए क्या है कि हम लोग कैसा यूज करते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज करते हैं, कि बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, बेसिकली क्या करते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन हम चूज करते हैं, किसके लिए? इन पर्टिकुलर लोगों के लिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के मेंबर्स और विधान परिषद के मेंबर्स। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था तो ऑफकोर्स इस पूरा का पूरा सिस्टम को हमने पढ़ लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम हमारे यहां पे नहीं है। ठीक है, इंडिया में फॉलो नहीं होता। ठीक है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड वगैरह, वहां लिस्ट सिस्टम होता है। तो पहले समझो लिस्ट सिस्टम है क्या। क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी ए, बी और सी है, ये क्या करेंगी? अपनी अपनी लिस्ट निकाल देंगी। ठीक है, ये क्या करेंगे? अपनी अपनी लिस्ट निकाल दी इन्होंने। ठीक है, पब्लिक को बता दी। अब पब्लिक क्या करेगी? इस लिस्ट को चूज करेगी, ना कि कैंडिडेट को, वो लिस्ट को चूज करेगी। ठीक है, मान लीजिए भाई साहब 40% वोट यहां आ जाते हैं, ठीक है, 20 यहां आ जाते हैं, फिर बचे 40, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, 10 कर देते हैं इसको और इसको 50 कर देते हैं, ये वोटिंग परसेंटेज आ जाता है। तो जितने भी लोग इस पर्टिकुलर लिस्ट में एन्यूमरेटेड हैं, वो लोग बेसिकली क्या करने चले जाएंगे? रिप्रेजेंटेशन करने चले जाएंगे। मतलब इसमें हम क्या करें? पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट ना करके हम पर्टिकुलर लिस्ट और पर्टिकुलर पार्टी को वोट कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है लिस्ट सिस्टम। तो इंडिया में लिस्ट सिस्टम नहीं है। डीमेरिट देख लेते कि हमने बेसिकली क्यों नहीं अपनाया इसको, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, मेथोडोलॉजी जो है ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है। अनसूटेबिलिटी टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि वहां पे हमको डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बिठाने होते हैं। कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग फॉर सच वास्ट इलेक्टोरल पॉपुलेशन, 125 करोड़ लोगों के लिए ये इलेक्शन कंडक्ट करवाना, रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। चलिए, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट की देखते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि क्वालिफाई करती है एक पर्टिकुलर पर्सन को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए। याद रखना, यहाँ पे पार्लियामेंट है, ठीक है, दैट मीन्स लोकसभा भी होगी और राज्यसभा भी होगी। जहां डिफरेंस आएगा वहां मेंशन कर दूंगा, नहीं तो दोनों चीजों के लिए सेम रहेगी। ठीक है, चलो, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय नागरिक होना चाहिए। 30 ईयर्स फॉर राज्यसभा, मतलब मिनिमम एज कितनी होती है? 30 ईयर्स फॉर राज्यसभा मेंबर एंड 25 ईयर्स फॉर लोकसभा मेंबर। ठीक है, ये हो जाएगी क्या? मिनिमम एज। मेक एंड सब्सक्राइब ओथ बाय ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन फॉर नॉमिनेशन। जब भी ये नॉमिनेट करेंगे, अपने आप को नॉमिनेशन पत्र भरेंगे, उस टाइम पे इनको शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी ऑफिसर ऑथराइज्ड होगा, जैसे ज्यादातर तो क्या होता है इलेक्शन कमीशन वाले ही ऑथराइज करते हैं, उनके सामने इनको शपथ लेनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियाज एक्ट 1951। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये लॉ क्या, ये तो हमने देख लिया क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब देखेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स इंडिया एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग। रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब वो पर्टिकुलर क्या होना चाहिए? एक रजिस्टर्ड इलेक्टर होना चाहिए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का। ठीक है, इफ वांट्स टू कंटेस्ट ऑन रिजर्व सीट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ एससी और एसटी इन एनी स्टेट। ठीक है, इन एनी स्टेट, मतलब कोई भी स्टेट में अगर वो एससी एसटी है और वो रिजर्व पे करना चाहता है तो वो कर सकता है, बट कंडीशन क्या है कि उसके पास रिजर्वेशन होना चाहिए। चलो, डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि डिस्क्वालीफाई कौन कौन से बेसिस पे होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगेन अपन जब प्रेसिडेंट पढ़े तो हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को समझा था कि इसको प्रॉपर्ली अभी तक डिफाइन नहीं करा गया है, इसका कोई भी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं निकाला है। बट हाँ, जनरली हम ये समझ सकते हैं कि और पर्टिकुलर कोई दूसरा जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, अनसाउंड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, अगर पर्टिकुलर कोर्ट में उसको अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मतलब भाई साहब इनकी मेंटल कंडीशन नहीं है या ये स्वस्थ नहीं है क्या होने के लिए? मेंबर बनने के लिए, तब
नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया के सिटीजन नहीं है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते। एंग्लो इंडियन जो थे वो बेसिकली भारतीय सिटीजन ही थे, वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के ऑफस्प्रिंग्स थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है। नॉट फाउंड गिल्टी फॉर इलेक्शन ऑफेंसेस, जो भी इलेक्शन ऑफेंसेस हैं उसमें उनको गिल्टी फाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो गिल्टी हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए करप्शन करते हैं या बेसिकली स्टेट की रिसोर्सेज का यूज करते हैं, इस बेसिस पे अगर उनका इलेक्शन वॉइड हो जाता है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते। नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी सच ऑफेंस लीडिंग टू इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 years और मतलब अगर उनको 2 या 2 साल से ऊपर की जेल हो चुकी है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो वो मेंबर नहीं बन सकते। नॉट हैव इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब बेसिकली उनका कोई मोटिव ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मिनिस्टर बन जाऊं और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट मैं अपने हाथ में लूंगा, फिर ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है, वो ये चीज नहीं कर सकते हैं। चलो, मस्ट नॉट बी इन मैनेजमेंट लेवल ऑफ कंपनी इन विच गवर्नमेंट ओन्स मिनिमम 25% ऑफ शेयर। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में गवर्नमेंट के 25% शेयर हैं तो उसके मैनेजमेंट लेवल पे वो इंसान नहीं होना चाहिए, मतलब सीईओ नहीं होना चाहिए, सीएफओ नहीं होना चाहिए, और ऐसे जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं उस पर वो करंटली नहीं होना चाहिए। अगर वहां से रिजाइन कर देता है तो बात अलग है। मस्ट नॉट डिसमिस फ्रॉम सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स स्टेट, मतलब अपनी सर्विस से डिसमिस नहीं होना चाहिए। किस बेसिस पे डिसमिस नहीं होना चाहिए? फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश नहीं है, स्टेट का मतलब कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है। नॉट कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब दो लोगों में या दो पर्टिकुलर ग्रुप में भड़काऊ भाषण ना दें या बेसिकली दो लोगों के बीच में लड़ाई ना करवाई हो तो क्या बोलते हैं बन सकता है। अगर करवाई है और इन पे आरोप लगा है और आरोप सिद्ध हो चुका है तो वो मेंबर नहीं बन सकता। नॉट पनिश्ड फॉर प्रीचिंग सोशल क्राइम्स, ठीक है, मतलब उनको कभी भी कोई भी बेसिकली कोई सोशल क्राइम के लिए भी सजा नहीं हुई हो। और एनी सच क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट्स डिसीजन इज फाइनल आफ्टर ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन, मतलब मान लीजिए इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बोल देते हैं प्रेसिडेंट साहब को कि भाई साहब ये जो है इस पर्टिकुलर बेसिस पे इनका इलेक्शन वॉइड करना चाहिए, तो वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। और फाइनली कंसल्टेशन किससे करेंगे? इलेक्शन कमीशन से। चलिए, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, अब ये समझो क्या है डिफेक्शन का। बेसिकली मतलब है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ किसमें है? 10th शेड्यूल में बनाया गया है। ये बेसिकली राजीव गांधी जी का इनोवेशन है, उन्होंने बनाया था, ठीक है। समझिए इसमें होता क्या है। इफ द मेंबर वॉलंटरीली गिव्स अप द मेंबरशिप, ठीक है, इफ पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही वॉन, ठीक है, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ठीक है, मैं एक्स पार्टी से बिलोंग करता हूं और मैं क्या हूं? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, लेट्स से लोकसभा में, ठीक है, लेट्स से लोकसभा में। वाई पार्टी मेरे को बोलती है कि आई विल ब्राइब यू, या आप बेसिकली क्या करो, हमारे साइड आ जाओ, ठीक है, हम उनकी सरकार गिरा देंगे, हम जो भी करना होगा हम कर देंगे, बट आप हमारे साइड आ जाओ। अब अगर मैं यहां से यहां दल बदलता हूं, ठीक है, तो मेरी जो मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट रहेगी वो इनवैलिड हो जाएगी। मतलब बेसिकली मेरे को उसी पार्टी में रहना है जिस पार्टी से मैं इलेक्शन लड़के आया हूं, ठीक है। सिंपल सी कहानी कि मैं उसी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह सकता हूं जिस पार्टी से मैं इलेक्शन लड़के आया हूं। अगर मैं बीच में मेंबरशिप के बीच में अपनी पार्टी चेंज करता हूं तो मेरे को मेंबरशिप भी लूज करनी पड़ेगी। फिर भले दोबारा वहां से मैं री इलेक्शन में जीत जाऊं, वो बात अलग है, बट उस टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारी मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। ये होता है बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ कब नहीं लगेगा, अब वो देखो। एक्स पार्टी है और वाई पार्टी है, ठीक है। एक्स पार्टी के मेंबर्स ने कुछ ऐसा कर दिया, या एक्स पार्टी के ये इसने क्या करिए गवर्नमेंट बनाई है, चलो ये समझ लो, इसने क्या करा? गवर्नमेंट फॉर्म करी है एक्स पार्टी ने, ठीक है। अब गवर्नमेंट में बैठे लोगों ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से पूरे देश में विरोध हो गया, मतलब मान लो मतलब बहुत ही कुछ हंगामा हो गया, और उस हंगामे का फायदा उठा के वाई पार्टी क्या बोलती है कि भाई साहब अब जितने भी नाराज लोग हो आप इधर आ जाओ, ठीक है, क्या करो आप मेरी पार्टी में आ जाओ, हम क्या करेंगे मेजॉरिटी प्रूफ करेंगे और हम नई सरकार बनाएंगे, हम कुछ नया करेंगे, कुछ ऐसा मतलब मान लो पैसा दे दिया हो या जो भी चीज है, बट उनको अट्रैक्ट कर लिया।
अब यहाँ के मेंबर्स में क्या आएगा मन में कि भाई साहब अगर हमने हमारी पार्टी छोड़ी तो हमको हमारी मेंबरशिप भी छोड़नी पड़ेगी, राइट। बट इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर इस एक्स पार्टी के 2/3 मेंबर क्या करते हैं, अपनी पार्टी बदलते हैं, ठीक है, इस पार्टी के 2/3 मेंबर क्या होता है, अपनी पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि अगर वो 2/3 मेंबर है तो जाहिर सी बात है हाफ से ऊपर, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। 2/3 मेंबर अगर पार्टी बदलते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो एक्चुअली सही में ये होता है कि भाई हाँ, ये जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है इससे डिसकंटेंट है और ये गवर्नमेंट बदलना चाहते हैं और इसीलिए ये शिफ्ट हो रहा है। बट अगर एक भी इंसान वो 2/3 से कम हो गया ना तो एंटी डिफेक्शन लॉ सब पे लगेगा, ठीक है। मान लीजिए कि भाई इस पार्टी से इस पार्टी में आने में 100 लोग जो हैं इज इक्वल टू 2/3 मेंबर हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर 99 लोग आते हैं ना इस पार्टी में तो इन 99 मेंबर्स की वैधता रद्द हो जाएगी, ये याद रखना। 100 या 100 से ऊपर लोग जो होंगे अगर वो जब पार्टी शिफ्ट करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, इन केस एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, ठीक है। चलिए, इफ ही वोट्स और abstains contrary to direction given by his party, independent election candidates join any party nominated members join after 6 months, ठीक है। चलो, क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10 शेड्यूल डिसाइडेड बाय स्पीकर एंड चेयरमैन। मतलब अब एंटी डिफेक्शन लॉ लगाएगा कौन? स्पीकर और या चेयरमैन, ठीक है। क्या लगाएगा? स्पीकर और चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर इंसान पे एंटी डिफेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। चलो, वेकेशन ऑफ सीट की बात करते हैं कि कब कब एक पर्टिकुलर वेकेट हो जाती है सीट, ठीक है। पहली बात आती है डबल मेंबरशिप पे, मतलब दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर एक साथ कोई भी नहीं हो सकता, या तो वो लोकसभा का होगा या तो वो राज्यसभा का होगा, ठीक है। और साथ साथ वो एमपी और एमएलए नहीं हो सकता, ठीक है, या तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। मान लीजिए एक पर्टिकुलर एमएलए है, अब आप कहेंगे सर राज्यसभा के मेंबर तो कहां से आते हैं? एमएलए से चुनकर आते हैं, है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं वो तो एमपी भी हो गए, एमएलए भी हो गए, ठीक है। बट राज्यसभा अपने यहाँ स्टेट असेंबली से जितने भी लोगों को चूज करके राज्यसभा भेजा जाता है, तो जैसे ही वो राज्यसभा जाते हैं वो अपनी एमएलएशिप छोड़ देते हैं, मतलब वो पर्टिकुलर सीट क्या होती है? वेकेट हो जाती है, ठीक है, समझे। चलिए, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो 10th शेड्यूल, अगेन एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रही, किसकी? एंटी डिफेक्शन लॉ की, ठीक है। रेजिग्नेशन की बात करते हैं तो रेजिग्नेशन किसको देंगे? चेयरपर्सन या स्पीकर को देंगे, ठीक है। और उनका ये विल होगा कि इस पर्टिकुलर रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करें या नहीं करें। चलिए, एब्सेंस की बात करते हैं। एब्सेंस के टाइम पे कैसे निकाला जाता है? एक्सक्यूज मी, अगर एक पर्टिकुलर मेंबर 60 दिन से ज्यादा की छुट्टी पर है, ठीक है, सेशन चल रहे हैं और 60 दिन की से ज्यादा की छुट्टी पर है विदाउट परमिशन, सो एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग्स फॉर द पीरियड ऑफ 60 डेज विदाउट परमिशन, तो उस केस में क्या होगा? उस पर्टिकुलर मेंबर की मेंबरशिप को खत्म कर दिया जाएगा और वो सीट वेकेट हो जाएगी। अदर केसेस में देखते हैं कि इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय कोर्ट। मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन था, वो इलेक्शन जीत गया, उसने शपथ ले ली, सब कर लिया, बट अल्टीमेटली मैं या कोई एक पर्सन ये प्रूफ कर दिया कोर्ट में कि नहीं भाई साहब, जिस तरीके से वो जीता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, वो सही तरीका नहीं है, तो उस केस में उसकी मेंबरशिप हटती जाएगी। एक्सपेल्ड बाय द हाउस, मतलब उसने कुछ मान लो उद्दंड कर दिया, कुछ सीट वीट फेंक दी, तोड़ दिए बेंचेस, ये कर दी वो कर दी, तो वो उस हाउस से भी एक्सपेल हो सकता है। इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, अगर वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट चूज होते हैं तो उनको अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। अपॉइंटेड एज गवर्नर भी अगर होते हैं तो उनको छोड़नी पड़ेगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 इनेबल हाई कोर्ट टू डिक्लेयर इलेक्शन वॉइड इफ डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर री इलेक्टेड, ठीक है। चलो, हाई कोर्ट के पास भी पावर दे दी इन्होंने सिलेक्ट करने की, ठीक है। चलो, ये था पूरा का पूरा पार्लियामेंट का एक छोटा सा ओवरव्यू। हमने समझा है किसके बारे में कि पार्लियामेंट क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, लोकसभा के बारे में देखा, कितनी सीटें हैं वो सब देखी, राज्यसभा के बारे में देखा, पूरा स्टैटिस्टिक्स देखा, पूरा डेटा देखा। अब इन केस आप उस वीडियो को दोबारा देखना है तो यू डोंट नीड टू वरी, यूट्यूब पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, सीधे आओ कहाँ पे? magnetbrains.com पे। हमारी एक नई वेबसाइट है magnetbrains.com, सीधा टाइप करोगे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। आई नो बहुत यू आर वेरी टेक्नो सावी एंड ऑल, बट छोटा सा एक वॉक थ्रू समझ लो। कुछ नहीं करना, जैसी साइट पे आओगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना तो यहाँ पे देखो पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी,
ठीक है, आपको बोर्ड्स का पढ़ना है, बोर्ड का मिल जाएगा, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, इंग्लिश के सीबीएसई है, ठीक है, पूरी क्लासेस का है, सब कुछ मिल जाएगा। मैं कहाँ मिलूंगा, मैं आपको मिलूंगा ओलंपियाड में। तो ओलंपियाड के टैब पे जैसे क्लिक करोगे, ध्यान देना यहाँ पे क्लास सही तरीके से चूज करना। क्या करना, क्लास सही तरीके से चूज करना। मैं हूँ 9th क्लास में, जैसे ही 9th क्लास पे आप के टैब पे जो आप क्लिक करोगे, आपके जितने टीचर हैं जो आपके लिए क्या कर रहे हैं, ओलंपियाड के अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, सब साथ में वो अपना वॉच नाउ का बटन लेकर आ जाएंगे। सीधे क्या करनी है, वॉच नाउ पे क्लिक करना है। वॉच नाउ पे जैसे क्लिक करोगे, एक नई लिस्ट आपके सामने खुलेगी, नया पेज खुलेगा जो कि ऐसा दिखेगा। ध्यान देना, यहाँ पे देखो वॉच ऑल वीडियोज आ रहा है और ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाती है। जैसे इस प्लस पे क्लिक करोगे, अगेन छोटा सा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा जहां पे आपको उस वीडियो की डिटेल मिलेगी और वॉच नाउ मिलेगा। तो जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करते हो, आपके सामने यूट्यूब प्लेयर वहीं खुल जाता है। दैट मीन्स यू आर नॉट डायरेक्टेड टू यूट्यूब। आपको कोई यूट्यूब की लिंक नहीं दी जाएगी कॉपी पेस्ट करने के लिए। यूट्यूब प्लेयर विथ सेम फंक्शनैलिटी, सब चीजें जो हैं बिल्कुल सेम रहेगी, वहीं पे खुल जाएगा। ठीक है, ये हमारी तरफ से छोटी सी पहल थी आपकी एजुकेशन और एक्सेसिबल बनाने की। साथ साथ हमने हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च करा है, इट्स ऑन गूगल प्ले स्टोर, सो प्लीज गो डाउनलोड एंड डू चेक इट आउट। आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस चीज को सॉल्व करने के लिए। आई होप अभी तक आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। सब्सक्राइब करना इस चैनल को बिल्कुल ना भूलें, साथ साथ वीडियो को दबा के शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।